टॉपिक है व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। सेकंड ग्रेड में इम्पोर्टेंट है ये, और आपको पता हो तो RS में भी इम्पोर्टेंट है। इसका अर्थ, विशेषताएं, पृष्ठभूमि, शिकागो स्कूल में जो राजनीतिक शक्ति का अध्ययन किया गया वो भी वर्णन होगा। बौद्धिक आधारशिलाएं, डेविड ईस्टन, और आलोचना, कितने प्रकार बताए व्यवहारवाद के, कितने प्रकार हैं उत्तर व्यवहारवाद के, किसने बताए थे, कौन इनके जनक हैं, पूरा डिटेल से देखेंगे। और इसका अर्थ आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, उसके बाद में ये सब है प्रसार हुआ। व्यवहारवाद आधुनिक व अनुभवमूलक उपागम है ना। यहाँ आप देखोगे तो अध्ययन का केंद्रीय विषय के रूप में इधर है यानी कि फोकस ऑफ स्टडी, और अध्ययन की पद्धति जो मेथड ऑफ स्टडी, किस पद्धति से किस सिद्धांत से पढ़ाया जाएगा, दो प्रकार है व्यवहारवाद के। तो औपचारिक की बजाय अनौपचारिक संगठन या संस्थाओं या संरचनाओं का अध्ययन करना, ये केंद्रीय विषय है इसका। जबकि अंतर विषय है पद्धति, यानी कि एक दूसरे को जोड़ के पढ़ाना। मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मूल्य निरपेक्ष पद्धति, पद्धति ये होगी, और इसकी जो केंद्रीय विषय है वो संरचनाओं की बजाय प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषताएं क्या क्या होगी, तो विज्ञान पर बल दिया जाता है। आप यहाँ देखोगे तो मैं पूरा डिटेल से बता दूं। ये विज्ञान पे बल है, मूल्य निरपेक्षता, अनुभव, विश्लेषणात्मक, राजनीतिक शक्ति का अध्ययन, और माइक्रो में है ना, ये माइक्रो, ये सब इसकी विशेषताएं। तथ्य पे बल, ज्ञान के लिए ज्ञान, एक क्रांति है। और वस्तुनिष्ठता पे बल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वस्तुनिष्ठता पे अध्ययन ज़्यादा दिया जाता है। रॉबर्ट डेहल, व्यवहारवाद परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के खिलाफ एक विरोध आंदोलन है, ये इनकी परिभाषा है जो अमेरिका से संबंधित है। किसके लिए, पर व्यवहारवाद के लिए। किलपैट्रिक, असंतोष के क्षोभ को जन्म दिया, वह क्षोभ के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में परिवर्तन आया, ये किलपैट्रिक ने परिभाषा दी थी। व्यवहारवाद एक दृष्टिकोण, एक चुनौती, एक अभिवृत्ति व सुधार आंदोलन है, ये भी फ्रिक पैट्रिक ने कहा था, किलपैट्रिक ने नहीं, ये फ्रिक पैट्रिक ने कहा था। डेविड ईस्टन, जितने व्यवहारवादी उतने अर्थ, ये किसने कहा था, ईस्टन ने। सिबली की ये परिभाषा, पृष्ठभूमि, राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान मानने की दिशा में प्रयास। बेजहार्ट, ये इसकी जो पुस्तक वगैरह है। वुड्रो विल्सन, कांग्रेसनल गवर्नमेंट, इनकी जो पुस्तकें हैं, उन्होंने कहा है 1885 में सत्ता कांग्रेस की समितियों में है, यानी कि कांग्रेस की जितनी समितियां बनी थी, जितनी कमेटियां बनी थी, जितने भी अधिवेशन बने थे, ये वुड्रो विल्सन कह रहे हैं जो हमारे भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमने आपको बताया था भीमराव अम्बेडकर पढ़ाया, हमने आपको जवाहरलाल नेहरू पढ़ाया, मोतीलाल नेहरू पढ़ाया, और मैंने आपको सुभाष चंद्र बोस भी पढ़ाया। तो सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अम्बेडकर, मैं इसके इतना इंस्पायर हूँ कि इन्होंने बहुत सा सहयोग दिया। गांधी जी ने इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने में दिया। मैं आलोचना गांधी जी की भी नहीं करती हूँ, न कि भीमराव अम्बेडकर, न कि सुभाष चंद्र बोस, लेकिन आप उसके कार्यों को देखेंगे, उनके सहयोग को देखेंगे, वो किस तरह से। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत से अमीर घराने से होकर कितना सहयोग दिया, कितना छुपते घूमे, कहाँ विदेशों में गए, कहाँ कहाँ पार्टियां बनाई, किस किस से सहयोग लिया उन्होंने, और अपना परिवार कहाँ वो कहाँ, कितना यानी कि उन्होंने भी संघर्ष किया। भीमराव अम्बेडकर ने तो अपने समाज से लड़ते लड़ते इतना लड़े थे कि आप उनकी स्टोरियाँ सुनोगे तो आप रो भी दोगे, इतनी खतरनाक उनकी स्टोरियाँ थी। उनका जो बचपन का जीवन था वो हमने पढ़ाया है, थोड़ा सा बताया है, जो इनकी बायोग्राफी में ही लिखा हुआ है। और गांधी जी, और आगे मैं क्या बताऊँ, सभी राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हैं, जो फर्स्ट ग्रेड जीके में आता है हमारे टॉपिक में, सिलेबस में, इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया, मैंने पढ़ाया हुआ भी, मेरी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। आगे चलते हम, यहाँ ध्यान नहीं देंगे इतना, लेकिन आपको जो बताना था ना, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, इन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। उनकी एज भी क्या थी, उन एज में उनका जोश क्या था, जिस एज में आज के जो युवा हम देखेंगे तो मौज मस्ती वगैरह में होते हैं, वो उस वक्त, जैसे कि ICS की जो परीक्षा होती है ना, IPS जो वर्तमान में हमारे यहाँ है, वो परीक्षा पास की थी, किस किसने की थी, आगे हमने देखा था, भीमराव अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी। कितना जो पढ़ते थे वो, चतुर्थ श्रेणी से सेकंड फोर्थ पार में आए थे वो, और फिर भी उन्होंने वो छोड़ दी, देश के लिए छोड़ी थी, आपको पता हो तो, है ना, सुभाष चंद्र बोस। आगे हम देखेंगे, मेरा उद्देश्य अमेरिका की संस्थाओं व उनकी जनता को बिल्कुल वैसा ही विचित्रित करना है जैसा कि वे है। और आगे हम देखेंगे डेमोक्रेसीज, बुक है ना, मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1924 में सबसे अधिक आवश्यक है तथ्य, तथ्य व तथ्य, ये व्यवहारवाद है। उत्तर व्यवहारवाद अभी हम नहीं पढ़ रहे, सिर्फ व्यवहारवाद पढ़ रहे हैं। 1908 में ग्राहम बालास, और ये सब देख मनोविज्ञान इनकी जो पुस्तकें वगैरह हैं। आगे हम देखेंगे अन्य कारण, प्रत्यक्षवाद, अगस्ट काम्टे। अगस्ट काम्टे का क्या है, प्रत्यक्षवाद, आपको पता है, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, ये लोक प्रशासन में भी हैं, आपको पता है, अगर UGC नेट दे रहे हो तो वहाँ भी टॉपिक है, और सेकंड ग्रेड में पब्लिक एड में भी आता है। तो प्रत्यक्षवाद के जनक थे अगस्ट काम्टे थे ना, ये समाजशास्त्र में भी आता है।
तार्किक प्रत्यक्षवाद, न प्रत्यक्षवाद, वियना सर्किल, मैक्स वेबर, मैरियट सिलक, लुड विर्क विनजेस्टाइन, शिकागो स्कूल व्यवहारवाद की आधारशिला रखी थी। तो व्यवहारवाद की प्रथम आधारशिला शिकागो स्कूल में रखी थी। इसके त्रिमूर्ति थे। कौन त्रिमूर्ति? पिक्चर नहीं है, त्रिमूर्ति जो इसके जनक कहे जाते हैं, टी.वी. स्मिथ, मैरियम और लॉसवेल थे। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने शिकागो स्कूल में आधारशिला रखी थी व्यवहारवाद की। इस स्कूल में प्रोफेसर चार्ल्स मैरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है। तो व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है चार्ल्स मैरियम को, लेकिन डेविड ईस्टन है इसके जनक वगैरह। आगे हम देखेंगे क्या क्या है। न्यू स्पीच एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में, एस्पेक्ट 1925 की बुक है। और लॉसवेल, आपको पता है ये पुस्तक मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाई हुई है। ये पुस्तक लॉसवेल की हु, गेट, व्हाट, व्हेन, हाउ 1936 की है। और साइक्रोथोपोलॉजी एंड व पॉलिटिक्स, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। व्यवहारवाद का वास्तविक विकास सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद हुआ था। व्यवहारवादी ईस्टर्न, आमंड, डेविड टूमैन, हेज मुलो, लॉसवेल, गॉसनेल, कॉलमैन, क्लाइडाइंस, एडवर्ड सील, है ना, कैटलिन, लियोनार्ड वाइट, इनकी ये सब थे। इनकी रॉबर्ट डेहल, विंसेंटी राइट। व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग डेविड ईस्टन ने किया था। किसने किया था? डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। उन्होंने ये संकल्पना किससे ली थी? जे.बी. वॉटसन से ली थी। जे.बी. वॉटसन, लोग हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड स्कूल में क्या था, जहाँ भी आता है वॉटसन, है ना। धन निकासन का अरे सॉरी, उन्होंने दिया था धन की कोई परिभाषा भी दी थी, मस्तिष्क का धन कोई वगैरह है, मुझे कन्फ्यूजन थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। ये साइकोलॉजी में आते हैं वॉटसन। व्यवहारवाद का पिता कौन है? डेविड ईस्टन है ना। व्यवहारवाद का पिता डेविड ईस्टन है, लेकिन बौद्धिक जनक है वो कौन है? अभी मैंने बताया चार्ल्स मैरियम। और व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं डेविड ईस्टन, कांट, करंट मीनिंग ऑन बिहेवियरलिज्म, ये पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने 8 विशेषताएं बताई हैं। किसकी? व्यवहारवाद की। तो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई हैं, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद की 7 हैं। तो हम देखेंगे, ये आप देख सकते हो इतनी, देखो, नियमितता, सत्यापन, तकनीकी, परिमाण, निश्चित आती हैं, और मान्यताएं, क्रमबद्धता, विशुद्ध विज्ञान, ज्ञान का एकीकरण, ये सब क्या है? मूल्य और मान्यताएं, ये ज्ञान के एकीकरण में आ जाती हैं। इन प्रकार के इन 8 में स्त्रीकरण नहीं आता। क्या नहीं आता? स्त्रीकरण नहीं आता है। लियो स्ट्रॉन्स, ये इनके आलोचक थे, इनकी विरोधी थे। व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्षता से आड़ में अपने सिद्धांतों को मूल्य घुसा रहे हैं, जैसे उदार लोकतंत्र का विशेष गुणवान। स्ट्रास इसे लोकतंत्र सही कहता है। किसे कहता है? डेमोक्रेटिज्म, यानी कि लोकतंत्र सही कहता है व्यवहारवाद को। यानी व्यवहारवादी का भी व्यक्तित्व, आचरण और राग द्वेष, पक्षपात, झुकाव होता है। उदारवाद के प्रति पूर्वाग्रह है। ये सब इनकी परिभाषा थी। कॉल पर ये भी परिभाषा है सिमली की। और आगे हम देखेंगे उत्तर व्यवहारवाद। देखो, संवाद, वाद और प्रतिवाद, ये माइकल हेस ने दिए थे 3 प्रकार। कौन कौन से? उत्तर व्यवहारवाद के, संवाद, वाद और प्रतिवाद, ये आप देख सकते हो। और आगे हम देखेंगे 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में डेविड ईस्टन का भाषण। उत्तर व्यवहारवाद का संशोधन है, खंडन नहीं है। ये संशोधन हो रहा है, खंडन नहीं है, यानी कि बांटा नहीं है, विभाजन नहीं किया है। व्यवहारवाद का विस्तार है, स्वीकृति नहीं है। आगे हमने बढ़ाया है, अस्वीकृति नहीं, यानी कि मना नहीं किया है। व्यवहारवाद में सुधार आंदोलन, इसमें शास्त्रीय और व्यवहारवाद दोनों के गुण हैं। परंपरागत व पुनरुत्थान भी नहीं है। तो ये इनकी परिभाषाएं थी। डेविड, है ना, ईस्टन ने कहा था उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है। ये एक वास्तविक क्रांति है, न कि व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। यह विकास है, न कि अनुरक्षण है ना, आगे की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे हटने की प्रवृत्ति है। ईस्टन ने कहा था। उत्तर व्यवहारवाद के नारे क्या क्या थे? और ये ईस्टन ने कहा था कि भाई हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले व्यवहारवाद आया, तब उत्तर व्यवहारवाद आएगा। हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे और नई खोज, नए कार्य, नए सिद्धांत निकलेंगे। तो उत्तर व्यवहारवाद के नारे है कर्म या कार्यवाही। फिर है प्रासंगिकता, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर व्यवहारवाद में ये आता है प्रासंगिकता, ये एग्जाम में आया हुआ है। उत्तर व्यवहारवाद की 7 मूल मान्यताएं हैं, और ये डेविड ईस्टन ने ही दी थी, है ना। प्रविधि से पूर्व सार, यानी कि प्रविधि और तकनीकी, सामाजिक परिवर्तन पर बल। ये जो नारे हैं ना उत्तर व्यवहारवाद के, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रासंगिकता और कर्म कार्रवाई, है ना, एक तो ये नारे। और ये 7 प्रकार की जो है ना, ये बताया इन्होंने 7 मूल मान्यताएं जो डेविड ईस्टन ने दी थी। ये देख सकते हो, ये पूरी जिस तरह 8 मान्यता उसके अंदर भी डेविड ईस्टन ने दी थी। तो मूल्यों का महत्व, बुद्धिजीवी भूमिका, कर्म निष्ठ विज्ञान, व्यवसाय का राजनीतिकरण, इनमें से परीक्षा में पूछा जाता है, ये उत्तर व्यवहारवाद की है या व्यवहारवाद की। उसके बाद हम देखेंगे, इनकी तुलना करेंगे, परंपरागत, व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी।
देखो परंपरागत है वो तथ्य मूल्य और अंत संबंध आदर्शात्मक मानकीय है, जबकि व्यवहारवादी है वो तथ्य मूल्य और पृथक गैर आदर्शवादी और व्यवहार पद्धति है, यानी गैर आदर्श आदर्श नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये पृथक है। तथ्य मूल्यों का पुनः संयोजन किया जाता है, मानवीय दृष्टि से समस्या अभिमुख है। फिर एक गुणा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, ये प्रश्न में कहीं देखा हुआ है कि ये गुणात्मक है, ये परिमाणात्मक है, और ये गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों है। कौन? उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवादी परिमाणात्मक, परंपरागत गुणात्मक, और यह है गुणात्मक और परिमाणात्मक, दो प्रकार की हैं। और यहाँ देखो नियमितताएं, समानताएं, अनियमितताएं, असमानताओं पर बल है, दोनों तरफ है। और उसके बाद यूरोपीय केंद्रीय, ये जो है ना, ये परंपरागत, ये यूरोप केंद्रित है, जबकि व्यवहारवादी है वो आंग्ल अमेरिकी, यूके और यूएस से लिया हुआ है। उत्तर व्यवहारवादी है वो वैश्विक दृष्टिकोण, अपेक्षित क्षेत्रों पर ध्यान, और थर्ड व्यवहार, आने वाले जो तीसरा विश्व युद्ध वो कैसे होगा उस पर केंद्रित है उत्तर व्यवहारवाद। ये जो कुछ परिभाषाएं हैं आप देख सकते हो। यहाँ हम ये इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे कि आप देखोगे तो ये अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण व्यापक और व्यापक, तो इसके प्लेटोवाद है, और मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, जी पॉल शास्त्र का अस्तित्ववाद का भी अध्ययन है। ये सब टॉपिक है, इसका इम्पोर्टेंट है। और यहाँ हम देखेंगे अंतर क्या क्या है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में। शुद्ध विज्ञान है व्यवहारवाद, जबकि अनुपयुक्त ज्ञान है कौन है? उत्तर व्यवहारवाद। ज्ञान के लिए ज्ञान व्यवहारवाद। ज्ञान की प्रासंगिकता किस पर जोर देती है? उत्तर व्यवहारवाद पर। व्यष्टि और यह समव्यष्टि, यथास्थितिवाद और परिवर्तनकारी तथ्य और मूल्य दोनों आ जाते हैं उत्तर व्यवहारवाद में, है ना। तो अब है विचारधारा का अंत क्या है इसके अंदर। अंत समर्थक, अंत विरोधी कौन कौन से इसके, ये देख लो आप। यहाँ से कोई प्रश्न आज दिन तक मुझे पता नहीं है कि सेकंड ग्रेड तक आ सकता है। और ये जो परिभाषा है ना कॉल पॉपर की है, प्लेटो, हिगल और कार्ल मार्क्स। कॉल पीपर तीन चिंतकों को खुले समाज का दुश्मन बताता है, यानी कि समाज का दुश्मन है। किसको बताता है? प्लेटो, हिगल और कार्ल मार्क्स। हिगल पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जब आपको पता हो तो इतिहास शास्त्र जो है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ आता है ना, इतिहास दर्शन लेखन, वहाँ मैंने पढ़ाया हुआ है। खुला समाज व उसके दुश्मन, ये इनकी पुस्तक है, फेमस पुस्तक है। ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमीज में मुझे, मेरी इंग्लिश है ना वो थोड़ी सी कमजोर है, 1945 में लिखी थी। उसके अंदर इन तीनों को दुश्मन बताया है। और हम आगे देखेंगे, है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। विचारधारा के अंत में विरोधी, ये आप खुद देख सकते हो। जितना इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। रिचर्ड टिटमैन की परिभाषा याद रखना। सी राइट मिल्स, इसकी परिभाषा कई बार एग्जाम में आ चुकी है। विचारधारा के अंत में समर्थक वास्तव में यथास्थिति के समर्थक हैं, क्योंकि इस विवाद में उनकी सार्थक सिद्धि होती है। और ये आपको देख सकते हो। उसके बाद है ये समाजवादी जो विचारधारा है, विचारधारा के अंत की बात केवल उदार पूंजीवाद समर्थकों ने उठाई है। जब तक शोषण व असमानता रहेगी तब तक समाजवादी विचारधारा भी रहेगी। ये जो इनकी परिभाषाएं थी कुछ इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ हम देखेंगे 1980 के दशक में पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के अवसान, यूएसएसआर के 1991 में विखंडन के बाद विचारधारा में अंत की परिकल्पना में एक नया रूप लिया था। फिर है फ्रांसीसी फुकुयामा, यूएसए में एक नया शब्द है गड्ढा है, वो है द एंड ऑफ हिस्टोरी। किसकी पुस्तक है? फुकुयामा की। फुकुयामा के लेख हैं, फुकुयामा की बुक्स आप देख सकते हो। और उदारवादी, ये सब था इंपॉर्टेंट। फुकुयामा की आलोचना प्रोफेसर सैमुअल और हंटिंगटन प्रोफेसर हॉर्टन विश्वविद्यालय में की थी। और इन्होंने क्या क्या कहा था, क्या दिया था, ये मैंने बता दिया आपको। तो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंटिंगटन ने पश्चिमी एशिया की मुस्लिम संस्कृति को फायर ऑफ रिंग, आग का गोला, कहा है। ये भी याद रखना। हमारे सिर्फ व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद है ना, इसलिए मैंने पढ़ाया। यहाँ उत्तर आधुनिकतावादी ये हमारे टॉपिक में है नहीं सेकंड ग्रेड में, तो इसलिए नहीं पढ़ाया मैंने, बताया नहीं। समाजवादी भी टॉपिक नहीं है ये, फिर भी मैंने यहाँ फुकुयामा की जो आलोचक कौन थे, इनकी जो पुस्तक कौन सी थी, और है ना, इनकी आलोचना किसने की थी, और उन्होंने परिभाषा दी थी, वो कौन सी दी थी? फायर ऑफ रिंग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।